नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती की। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती आज है। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था बापू का जन्म। बापू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी लंबी लड़ाई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने किया। प्रेम और सहिष्णुता की शक्ति में विश्वास करते थे बापू। गांधी जी के योगदान को सदियों तक याद रखेगा देश। बापू ने अपने मूल्यों और सिद्धांतों से दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित किया। गांधी जी विश्व के उन नेताओं में से हैं जिनसे हर कोई बहुत कुछ सीख सकता है। आज के दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जो जीवन काल रहा, उस दौरान उन्होंने देश को एक ऐसी दिशा दी जिसके माध्यम से हम आज़ादी की सांस तो ले ही पाए, साथ ही उन्होंने जो मार्ग बताया, अगर हम उस मार्ग को आज भी देखें या फिर कहें जो उन्होंने प्रेरणा हमें दी, जो बात उन्होंने उस दौरान कही, वो आज के जीवन में भी, आज के दौर में भी प्रासंगिक नजर आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती आज है। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था बापू का जन्म। बापू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। प्रेम और सहिष्णुता की शक्ति में विश्वास करते थे बापू। गांधी जी के योगदान को सदियों तक याद रखेगा देश। बापू ने अपने मूल्यों और सिद्धांतों से दुनिया भर के नेताओं को प्रेरित किया। गांधी जी विश्व के उन नेताओं में से हैं जिनसे हर कोई बहुत कुछ सीख सकता है। आज ही के दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी ने एक महापुरुष के रूप में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने सत्याग्रह किया और सत्य ईश्वर है, इसके भाव को समझाया। दुनिया आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है। उनके सिद्धांत तमाम गांधीवादी जानते हैं। हमने प्रधानमंत्री से अपील की है, संदेश पूरे देश को दें, हिंसा ना करें, प्रेम और सद्भावना से रहें। हम चाहते हैं देश में प्यार प्रेम बना रहे। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझनी चाहिए। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, उसके बाद भी हमारा देश अखंड रहा। तो ये संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। मारवाड़ के गांधी के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहचान है। ऐसे में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक महापुरुष के रूप में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने सत्याग्रह किया, सत्य ईश्वर है, इसके भाव को समझाया। दुनिया आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है। उनके सिद्धांत तमाम गांधीवादी जानते हैं। हमने प्रधानमंत्री से अपील की है कि संदेश पूरे देश को दें, हिंसा ना करें, प्रेम और सद्भावना से रहें। हम चाहते हैं देश में प्यार प्रेम बना रहे। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझनी चाहिए। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, उसके बाद भी अखंड रहा है। चलिए अब बात करेंगे छोटे कद के विशाल व्यक्तित्व की, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की 118वीं जयंती आज है। मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था शास्त्री जी का जन्म। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं पीएम बनने से पहले रेल मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री की भूमिका निभाई। 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे शास्त्री किसान मजदूरों के नेता। शास्त्री जी को जाना जाता है श्वेत क्रांति के लिए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सादगी, विनम्रता और दृढ़ नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा शास्त्री जी को। और जिस तरीके से उन्होंने ये नारा दिया, जो वर्तमान समय भी हम देखें तो अन्नदाता के महत्व को दर्शाता है और हमारे जवानों के महत्व को भी दर्शाता है। किस तरीके से एक और तो हमारे जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे किसान
सभी का पेट भर रहे हैं। तो छोटे कद के विशाल व्यक्तित्व वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की आज 118वीं जयंती है। ऐसे में पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है और उन्होंने जो प्रेरणा दी, जो विचार उन्होंने हमें दिए, उन पर चलने की शपथ ले रहा है। मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था शास्त्री जी का जन्म। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम बनने से पहले वो रेल मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री की भूमिका निभा चुके थे। 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे शास्त्री। किसान मजदूरों के नेता शास्त्री जी को जाना जाता है श्वेत क्रांति के लिए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सादगी, विनम्रता और दृढ़ नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा शास्त्री जी को। अब बात करेंगे 2024 के लिए बीजेपी की नई रणनीति की। चाय पे चर्चा के बाद अब ट्रेन में चर्चा की रणनीति बनाई गई। जिस तरीके से हमने देखा कि चाय पे चर्चा किस तरीके से हुई और उसके बाद वहां पर रणनीति बनी, तो अब ऐसे में ये जानकारी सामने आई है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर ट्रेन में चर्चा की रणनीति बनाई गई। गुजरात विधानसभा में भी होगा इसका इस्तेमाल। इसके तहत पार्टी ने 19 टीमों को सौंपी है जिम्मेदारी। 19 टीमों का गठन किया गया है जिनको ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी 19 टीमें रोज 15-15 लोगों को भेजेगी सफर पर। यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में करेंगे सफर। सफर में सह यात्रियों से चर्चा कर सियासी विमर्श करने की कोशिश करेंगे। तो यही हम लगातार देखते भी हैं कि क्या वजह है कि बीजेपी इतने प्रचंड जीत के साथ, इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करती है। तो वजह यही है कि बीजेपी की जो रणनीति होती है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा सकता है, सर्वे करवाया जाता है पार्टी के द्वारा आंतरिक तौर पर, जिसके माध्यम से ये डिसीजन लिया जाता है कि जनता में किस चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, किस चेहरे को लेकर जनता में पॉजिटिव माहौल है, और उसी के आधार पर कैंडिडेट तय किए जाते हैं। और यही वजह कि इस बार रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले चाय पर चर्चा होती थी, इस बार ट्रेन में चर्चा की कोशिश बीजेपी की रहेगी। गुजरात विधानसभा में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये रणनीति आपको गुजरात में भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर 19 टीमों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी 19 टीमें रोज 15-15 लोगों को भेजेगी सफर पर। यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में ये सफर करेंगे। सफर में सह यात्रियों से चर्चा कर सियासी विमर्श करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जो सह यात्री इनके साथ यात्रा कर रहे हैं उनकी नब्ज टटोली जाए, उनके मन में क्या भाव है, बीजेपी को लेकर किस तरीके का भाव है, विकास को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रियाएं, तमाम जानकारी उनसे जुटाई जाएगी। इन दिनों सुर्खियों में है कांग्रेस। 2 हफ्ते से ज्यादा समय से मीडिया में पूरा स्पेस लिए है कांग्रेस। पिछले 8 साल में संभवतः पहली बार मीडिया में इतना स्पेस मिल रहा है। पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा चलती रही। 1 हफ्ते से कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, राजस्थान का घटनाक्रम चर्चा में रहा। कांग्रेस नेताओं ने भी चर्चा में बने रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभारी अजय माकन, पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान आना, उसके बाद फिर राजस्थान के नेताओं की दिल्ली भागदौड़, केरल यात्रा को छोड़कर दिग्विजय के दिल्ली आने, चुनाव लड़ने का हल्ला रहा। अंत में सारे ड्रामे का एंटी क्लाइमैक्स हुआ और खड़गे ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। तो ये पूरा सियासी घटनाक्रम हमने देखा, बेहद रोचक भी नजर आया, दिलचस्प भी नजर आया। हालांकि ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं किरकिरी भी हुई, तो वहीं जो सुर्खियां हैं वो कांग्रेस पार्टी को खूब मिली। पूरा मीडिया कांग्रेस पार्टी पर फोकस नजर आया। 2 हफ्ते से ज्यादा समय से मीडिया से पूरा स्पेस भी कांग्रेस पार्टी ने लिया है। पिछले 8 साल में संभवतः ये पहली बार है जब मीडिया में इतना स्पेस मिला है। पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा चलती रही। 1 हफ्ते से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, राजस्थान का घटनाक्रम चर्चा में रहा। कांग्रेस नेताओं ने भी चर्चा में बने रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभारी अजय माकन, पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान आना, उसके बाद फिर राजस्थान के नेताओं की दिल्ली भागदौड़, केरल यात्रा छोड़कर दिग्विजय के दिल्ली आने की बात करें हम, चाहे चुनाव लड़ने का जो हल्ला रहा दिग्विजय का उसकी बात करें, पर अंत में सारे ड्रामे का एंटी क्लाइमैक्स हुआ और खड़गे ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया।
लगातार हम ये भी कह रहे थे कि राजनीति है, राजनीति में अंत समय में भी बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि दिग्विजय जो रेस में आगे नजर आ रहे थे, अंत में ये तस्वीर नजर आई कि वो रेस में है ही नहीं, और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका नाम आगे आया। दिग्विजय नेता विपक्ष होंगे या संगठन महामंत्री, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस्तीफे के बाद लगाई जा रही है अटकलें। माना जा रहा है दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नेता विपक्ष बनेंगे। उनके अलावा पी चिदम्बरम भी नेता पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और जयराम रमेश के नाम की भी चर्चा है, लेकिन चिदम्बरम के साथ मुश्किल ये है कि वे दक्षिण भारत के हैं। खड़गे के अध्यक्ष बनने पर वेणुगोपाल का संगठन महामंत्री बने रहना मुश्किल है। चलिए अब आपको स्वागत है। अब बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से इस्तीफे के पीछे की मंशा की। सवाल, नामांकन के साथ ही इस्तीफे की क्या जरूरत थी? अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा करते तो ज्यादा बेहतर होता। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत अपनाया गया, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना, इस बात की गारंटी कैसे है कि वो पद हासिल हो गया? इसलिए कायदे से अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही दूसरे पद से इस्तीफा कराया जाना चाहिए। उससे पहले ही इस्तीफा कराकर कांग्रेस ने ये संकेत दिया कि खड़गे ही चुनाव जीतेंगे। और अगर हम खड़गे के प्रस्तावों जो थे उन पर एक नजर डालें तो वहां पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि गांधी परिवार जो लगातार कह रहा है कि ये पूरा लोकतांत्रिक चुनाव है, इसमें गांधी परिवार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। पर अगर प्रस्तावकों के नाम अगर देखे जाते हैं, उनकी लिस्ट पर नजर डाली जाती है, तो ऐसे में ये भी नजर आता है कि जो लोग हैं उनकी चॉइस क्या है। और ये जो तमाम प्रस्तावक हैं, जो माहौल हमने देखा, उसके आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत तय है लगभग, और बस अब औपचारिकता इस चुनाव में रह गई है। पर सवाल यही जो इस पूरे घटनाक्रम की वजह से उठ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से इस्तीफे के पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि जहां एक और इसे पूरा लोकतांत्रिक वे दर्शाया जा रहा है, तो ऐसे में नामांकन के साथ ही इस्तीफे की क्या जरूरत पड़ गई थी? अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा करवाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, एक अच्छा मैसेज भी जाता कि खड़गे चुनाव जीते, इसलिए अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस पार्टी ने चिंतन किया, जो मंथन किया कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा, तो ये सिद्धांत भी अपनाया गया। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना, इस बात की गारंटी कैसे है कि वो पद हासिल हो गया है? इसलिए कायदे से अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही दूसरे पद से इस्तीफा कराया जाना चाहिए। उससे पहले ही इस्तीफा कराकर कांग्रेस ने संकेत दिया है कि खड़गे ही चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का मैदान सजकर तैयार है। अघोषित समर्थन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरा है पर्चा। वहीं बदलाव की अपील करते हुए शशि थरूर ने नामांकन किया है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस के करीब 9000 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। अब सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष का मामला 17 अक्टूबर तक जाएगा या फिर 8 अक्टूबर के पहले निपट जाएगा? यानी चुनाव होगा या शशि थरूर अपना नाम वापस लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही है, जो पूरा सियासी घटनाक्रम है इस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में कहा यही जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत लगभग तय है। तो अघोषित समर्थन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्चा भरा है। वहीं बदलाव की अपील करते हुए शशि थरूर ने नामांकन किया है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस के करीब 9000 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। अब सवाल ये कि कांग्रेस अध्यक्ष का मामला 17 अक्टूबर तक जाएगा क्या, या फिर 8 अक्टूबर के पहले निपट जाएगा? यानी चुनाव होगा या शशि थरूर अपना नाम वापस लेंगे? क्योंकि 8 अक्टूबर से पहले शशि थरूर अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में ये पूरा मसला जो है चुनाव का, क्या वो 17 अक्टूबर तक भी पहुंचेगा या उससे पहले ही शशि थरूर अपनी हार को देखते हुए अपना नाम वापस ले लेंगे? अब बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग की। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी कर दी गई है। इंदौर ने छठी बार अपना परचम फहराया है। जयपुर ग्रेटर निगम और हेरिटेज टॉप 20 से बाहर। हालांकि एक साल के दौरान दोनों निगम की रैंकिंग सुधरी है। हेरिटेज निगम की ऑल ओवर इंडिया 26वीं रैंक बनी है। निगम ग्रेटर की ऑल ओवर इंडिया में 33वीं रैंक बनी है।
10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में बनाया स्थान। वहीं राजस्थान में हेरिटेज नगर निगम अव्वल रहा। दोनों ही निगम सर्टिफिकेशन में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके, जहां स्टार रैंकिंग में जयपुर के हाथ खाली रहे। ODF डबल प्लस के साथ ODF वाटर प्लस के अंक जोड़े गए थे, उसमें भी दोनों ही निगम ने 400-400 अंक गंवा दिए। तो दोनों ही निगम ने 400-400 अंक गंवा दिए। अब बात करेंगे भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज। आज गुवाहाटी में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा T20 मैच। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज नहीं जीती। वर्ल्ड कप से पहले भारत को परखने के लिए बचे हैं 2 मुकाबले। बुमराह के टीम के बाहर से बिगड़ा टीम का बैलेंस, यानी कि बुमराह के टीम के बाहर होने से टीम का बैलेंस बिगड़ा है। अर्शदीप, हर्षल और दीपक चाहर पर रहेगा दारोमदार। गुवाहाटी में मैच का मजा किरकिरा कर सकती है बारिश।